नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, ITO दिल्ली। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारी क्लास चल रही थी। बेहद इम्पॉर्टेंट सेशन है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की बात करें दोस्तों, तो SSC की कंडक्ट की हुई सारी एग्ज़ाम्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है। दोस्तों, पिछली क्लासेस में भी हमने इसकी चर्चा की थी कि नरेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बाद में अगर कोई चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का ऐसा है जहाँ से कन्फर्म्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो वो चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको आगे तक इसका इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा लेसन्स स्किप ना करे, क्योंकि ये टॉपिक आपको आगे तक काम देगा। तो आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज कुछ नए नियम, कुछ नए रूल्स हम डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रादर कह सकते हैं टॉपिक है। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के साथ साथ हर भारतवासी को एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया पता होना चाहिए दोस्तों। तो रिसेंटली अभी 8 अगस्त को दोस्तों हम सभी ने, भारतवासियों ने ऑब्जर्व किया था अगस्त क्रांति दिवस। अगस्त क्रांति दिन कह देते हैं, अगस्त क्रांति दिवस भी कह दिया जाता है। तो दोस्तों 80th एनिवर्सरी थी ये, अभी जो हमने 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया है, ये दोस्तों एक्चुअली 80th एनिवर्सरी, 80वीं वर्षगांठ थी अगस्त क्रांति दिवस की। और इम्पोर्टेंस क्या है कि इसी दिन क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुई थी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई में इसका अपना एक अलग स्थान है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माइलस्टोन कह सकते हैं, इवेंट कह सकते हैं कि जो भारत ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था। तो दोस्तों, क्वेश्चन आज आप सभी के लिए ये है कि किस शहर में, यानी कि भारत के किस शहर में इस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, किस शहर से इस मूवमेंट को ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया गया था। विच सिटी वाज द होस्ट फॉर दिस मूवमेंट, यानी कि किस शहर से इस मूवमेंट को ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, 4। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी मुंबई या बॉम्बे कह सकते हैं, और ऑप्शन डी लाहौर। दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। अनडिवाइडेड इंडिया की बात की जा रही है, यानी कि सन 47 से पहले जो अविभाजित भारत था, जिसमें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया तीनों सम्मिलित थे। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा शहर था जहां से क्विट इंडिया मूवमेंट की डिक्लेरेशन दी गई थी। तो 4 ऑप्शंस हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। हम सभी भारतवासी आज आज़ाद भारत में रह रहे हैं और हमारा स्वतंत्रता दिवस भी बिल्कुल नज़दीक है, हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो हम सभी को दोस्तों ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो क्या, कुछ कैसे कैसे, कहाँ पर क्या घटनाएं घटी थी। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं क्वेश्चन का सही जवाब और क्वेश्चन की बैकग्राउंड डिटेल्स भी आपके साथ में शेयर करूँगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम बात कर रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी, ये सभी आप सभी ने सुना होगा। तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लासेस में जो टॉप रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, आज उनसे आगे बढ़ते हैं। आज हमें सबसे पहले बात करनी है रूल नंबर 23 की, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। दोस्तों, इनडेफिनिट प्रोनाउंस इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, नाम से ही आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि किन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। जिन बच्चों ने प्रोनाउंस के हमारे लेक्चर अटेंड किए हैं उनको समझ में आ गया होगा कि बात की जा रही है एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, इसी तरीके से एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन। ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये आपको क्या बताते हैं कि कोई,
वो कौन है ये पता नहीं है, लेकिन कोई किसी व्यक्ति के बारे में इशारा किया जा रहा है। अगर एवरीबॉडी कह दिया जाए तो जितने भी मौजूद हैं वो सभी, नोबडी कह दिया जाए तो जितने मौजूद हैं उनमें से कोई नहीं, समबडी कह दिया जाए तो जितने मौजूद हैं उनमें से कोई, अमुक, कुछ, इसी तरीके से एनीबडी कि इन सभी में से कोई एक। ये जो शब्द हैं एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, इसी तरीके से एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इन शब्दों को दोस्तों कहा जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो आपको दोस्तों ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर सेंटेंस में इनडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ और उसको आपने एज सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है तो उसके साथ में दोस्तों आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये अगर सेंटेंस में एज सब्जेक्ट इस्तेमाल होती हैं तो उसके बाद में आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आइए एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रूल नंबर आज हम ले रहे हैं 23। एवरीबडी wants to get rich। हर कोई अमीर बनना चाहता है। एवरीबडी wants to get rich। Anybody can get rich। Nobody has volunteered। तो दोस्तों आप देख रहे हैं तीनों ही एग्जाम्पल्स में वर्ब कैसी इस्तेमाल हो रही है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हो रही है। नोबडी हैव वॉलंटियर्ड नहीं आएगा, नोबडी हैज वॉलंटियर्ड, एनीबडी हैज वॉलंटियर्ड, एवरीबडी हैज वॉलंटियर्ड। जब भी आप इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस का दोस्तों सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं एज सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट क्या है कि इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस को आपको एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, राइट। वे स्टार्टिंग में आने चाहिए और इनके द्वारा काम दिखना चाहिए कि ये जो शब्द हैं यही एक्चुअल सब्जेक्ट हैं। तो अगर ये एक्चुअल सब्जेक्ट की तरह दोस्तों इस्तेमाल होते हैं तो इनके लिए वर्ब आपको कैसी इस्तेमाल करनी होगी, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करनी होगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ में जान लीजिए कि सर इनके साथ में हम फर्दर कौन सी प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एवरीबडी got his luggage checked। सपोज कई सारे लड़के एयरपोर्ट पर गए और सभी का सामान जो है चेक किया गया, तो हर एक का सामान चेक किया गया। एवरीबडी गॉट हिज लगेज चेक्ड। हिज लगेगा दोस्तों, यानी कि अगर आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद में कोई दूसरी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो इनडेफिनेट प्रोनाउन के लिए ही, तो आप ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे। आप देयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एवरीबडी गॉट देयर लगेज चेक्ड गलत हो जाएगा। वंस लगेज चेक्ड गलत हो जाएगा। इट्स लगेज चेक्ड गलत हो जाएगा। आपको हिज लगेज चेक्ड इस्तेमाल करना होगा। एवरीबडी गॉट हिज लगेज चेक्ड। अगर लड़कियों की बात हो रही है तो हर आ जाएगा। बट अमूमन अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, बस ये बताया गया कि भाई कुछ लोग वहां पर खड़े थे, तो एवरीबडी गॉट हिज लगेज चेक्ड, राइट। इस तरीके से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इनडेफिनेट प्रोनाउन अगर सेंटेंस में एज सब्जेक्ट आई है तो दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली, वर्ब सिंगुलर आएगी, और फर्दर अगर आपको कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है तो ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ इन प्रोनाउंस का आप इस्तेमाल करेंगे। दे का इस्तेमाल नहीं होगा, वंस का इस्तेमाल नहीं होगा, इट्स का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी प्रोनाउन का नहीं, ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ का इस्तेमाल होगा, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात करी दोस्तों हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस की फॉर पर्सन्स, अगर आपको लोगों के लिए बात करनी है।
जीवित व्यक्ति हैं तो उनके लिए आपने ये वाली इंडेफिनिट प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वस्तुएं हैं, चीजें हैं, थिंग्स, आर्टिकल्स, तब क्या कहें? तो उनके लिए भी दोस्तों आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़ी सी बदल जाएंगी। 24th नंबर, इंडेफिनिट प्रोनाउंस फॉर ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करी जाए तो कौन सी इंडेफिनिट प्रोनाउंस आएंगी? एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इसी तरीके से जैसे कि आपने अभी पिछले एग्जाम्पल में दोस्तों सीखा एवरीबडी या एवरीवन, ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वैसे ही ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल होंगी? एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग या एनीथिंग। तो ये इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट ही हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस फॉर ऑब्जेक्ट्स, और अक्सर इसको क्या कह दिया जाता है? इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर ये शब्द किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं एज सब्जेक्ट, तो इसके साथ में भी सिंगुलर वर्ब आएगी। किस तरीके से? जैसे एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। एवरीथिंग, अब ध्यान दीजिएगा, हम एवरीबडी, एवरीवन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो तो लोगों के लिए था, पर्सन्स के लिए। अब हम चीज की बात कर रहे हैं, वस्तु की बात कर रहे हैं, हर वस्तु। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, या एवरीथिंग वाज destroyed in the war। युद्ध में हर चीज तबाह हो गई in the war। या अगर आप ये कहना चाहते हैं कि nothing was damaged, nothing was damaged, कि भाई कोई हादसा तो हुआ लेकिन किसी चीज का नुकसान नहीं हुआ, कोई चीज टूटी फूटी नहीं, तो नथिंग वाज डैमेज्ड। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको कि अगर आपने एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग इन इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया है तो वर्ब कैसी आ रही है? सिंगुलर। सिंगुलर। क्या यहां पर आपने हैव का इस्तेमाल किया? नहीं सर, हैज का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि इन इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट्स के साथ में आपको वर्ब कैसी लेनी होती है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब लेनी होती है। सिंगुलर वर्ब की बात क्लियर हो गई। तो इसके बाद में एक चीज और समझिए कि अगर आपने इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है सेंटेंस में और आपको फिर से किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो अब की बार कौन सी प्रोनाउन लगेगी? अब की बार लगेगी इट, इट्स या इटसेल्फ। अब हिम या हिज या हिमसेल्फ का इस्तेमाल नहीं करना है, वो पर्सन्स के केस में आता है। ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ कब आएंगे? जब आप पर्सन्स की बात कर रहे हैं। एवरीथिंग, एनीथिंग, सॉरी, एवरीवन, समवन या समबडी, एवरीबडी, जो पर्सन्स वाली इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनके साथ में ही, हिज, हिमसेल्फ का इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट्स वाली जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उनके साथ में इट या इट्स या इटसेल्फ का इस्तेमाल होगा। राइट? जैसे एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग हैज हिज ओन इंपॉर्टेंस गलत हो जाएगा क्योंकि वस्तु की बात कर रहे हो भाई, आदमी की बात थोड़ी ना हो रही है कि आप हिज या हिमसेल्फ लगा दें। वस्तु के लिए तो आपको इट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए जब कभी आप एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग या एनीथिंग इनका इस्तेमाल करते हैं, नथिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको प्रोनाउन फर्दर कौन सी लेनी होगी? इट, इट्स या इटसेल्फ। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगला नियम सीखते हैं। रूल नंबर 25, 25th रूल हमारे लिए क्या कहता है दोस्तों कि अगर आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन, दोस्तों आप देख करके सोच रहे होंगे कि सर ये तो नंबर है, ये नंबर होने के साथ साथ एक प्रोनाउन भी है दोस्तों। वन, वन का मतलब होता है कोई, किसी व्यक्ति के लिए कहा जाता है और इसका अर्थ होता है कोई। इंडेफिनिट है क्योंकि ये पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं करता है, किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, ये हर एक। वन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है हर एक, हर एक व्यक्ति। राइट? तो अगर आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का इस्तेमाल किया है सेंटेंस में एज सब्जेक्ट, तो इसके साथ में वर्ब कैसी इस्तेमाल होगी दोस्तों? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी।
सिंगुलर वर्ब, राइट। जैसे वन वाज डिसऑनेस्ट, वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, सॉरी, वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। तो देखिए दोस्तों ध्यान से कि जब कभी आप वन को एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, तो इसके साथ में वर्ब कैसी इस्तेमाल होगी, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। और सिंगुलर वर्ब तो आएगी आएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको फर्दर किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे यहां पर, तो आप कौन सी प्रोनाउन लेंगे, वंस। यहां पर ना तो हिज, ही, हिमसेल्फ आएंगे, ना देयर का इस्तेमाल होगा, दे, देयर, देम इनका इस्तेमाल नहीं होगा, इट, इट्स, इटसेल्फ का इस्तेमाल नहीं होगा। किसका इस्तेमाल होगा, वंस का इस्तेमाल होगा या वन सेल्फ का इस्तेमाल होगा। जैसे वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ। ये दोस्तों बहुत ही फेमस एक कहावत भी है, प्रोवर्ब भी है कि हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए। वन शुड डू, हर व्यक्ति को करना चाहिए अपना काम, वंस वर्क यानी कि उस व्यक्ति का अपना काम। और कैसे करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, वन सेल्फ। वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ। अब हर आदमी को उसका खुद का काम स्वयं ही करना चाहिए। तो दोस्तों बात समझ में आ रही है आपको कि वन को जब कभी आप सेंटेंस में एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब इस्तेमाल होगी सिंगुलर, और प्रोनाउन कौन सी इस्तेमाल होगी, वन या वंस या वन सेल्फ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 26, 26वां पॉइंट क्या कहता है दोस्तों हमारे लिए, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, या सिंपली लार्ज नंबर ऑफ। ये जो शब्द हैं, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, या लार्ज नंबर ऑफ, इस तरह के जो शब्द हैं ये दोस्तों किसी बड़ी क्वांटिटी की तरफ इशारा करते हैं कि कोई बहुत बड़ी संख्या है, राइट। और अगर ऐसे शब्द सेंटेंस में एज सब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमें वर्ब कैसी लगानी होगी, जाहिर सी बात है सर जब बहुत बड़ी संख्या की बात की जा रही है तो फिर तो वर्ब हमें बहुत बड़ी वाली लगानी होगी, जो कि क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है, राइट। तो प्लूरल वर्ब का दोस्तों उस सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आर एब्सेंट टुडे, कि आज कई सारे विद्यार्थी क्या हैं, अनुपस्थित हैं, नहीं आए आज स्कूल। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड इन दी वॉर, युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए। ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड, वाज किल्ड नहीं आएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड। ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल वर, लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड इन दी कोविड पेंडेमिक, मारे गए किसमें, कोविड की महामारी में, वर किल्ड। तो जब कभी ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इन शब्दों का दोस्तों सेंटेंस में एज सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के रूप में अगर इस्तेमाल हुए तो फिर वर्ब कैसी आएगी, इनके साथ में प्लूरल आएगी, राइट। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ पीपल, ए नंबर ऑफ सोल्जर्स, ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर इन्फेक्टेड बाय दिस डिसीज, राइट। तो ये चीजों का दोस्तों आपको सिंपल ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 27, 27वां नियम हमारे लिए क्या कहता है, इसी तरीके जैसे आपने अभी दोस्तों लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ये शब्दों का प्रयोग सीखा, तो वैसे ही दी अमाउंट ऑफ, दोस्तों जब कभी भी आप पर्सन्स की बारे में बात करते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट आपको एक नियम और मिलेगा जो कि किसका होता है, ऑब्जेक्ट्स का होता है या फिर क्वांटिटी का होता है। नंबर के लिए आपने जैसे लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का इस्तेमाल किया, तो वैसे ही क्वांटिटी के लिए मात्रा, क्योंकि नंबर पता नहीं है सर, मात्रा बताई गई है, तो मात्रा के लिए आप इस्तेमाल करते हैं अमाउंट।
द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ या ए गुड डील ऑफ, इन शब्दों का दोस्तों अगर इस्तेमाल होता है तो उसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन यूज होगी। अनकाउंटेबल, जिसको कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ में लेकिन दोस्तों नियम उल्टा हो जाता है, यहां पर आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ए नंबर ऑफ में तो आप क्या कर रहे थे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अगर द अमाउंट ऑफ, द ग्रेट अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, इन शब्दों का इस्तेमाल होगा तो उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आएगी और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, इज नॉट सफिशिएंट, काफी नहीं है। द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, इन शब्दों का दोस्तों जब कभी इस्तेमाल होगा तो उसके बाद में नाउन कैसी आएगी, अनकाउंटेबल। मनी, मनी अनकाउंटेबल है। आप ये कहोगे कि सर पैसा तो गिना जा सकता है। भैया क्या गिन सकते हो, रुपीज गिन सकते हो, मनी को नहीं गिन सकते। मनी तो अपने आप में दोस्तों एक ऐसी नाउन है जिसको आप अनकाउंटेबल, मेटीरियलिस्टिक नाउन है। और मेटीरियलिस्टिक नाउन्स जितनी भी होती हैं दोस्तों, ये सारी कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। मेटीरियलिस्टिक में आप गोल्ड ले सकते हो, हाँ गोल्ड के अगर आप केजी बना देते हो, किलोग्राम बना देते हो तो उन्हें गिन सकते हो। एक गोल्ड, ये तो कभी नहीं सुना होगा आपने, आपने सुना होगा कि गोल्ड प्रेशियस मेटल है। हाँ, गोल्ड का अगर आप वजन तोल लेते हैं कि भैया गोल्ड का एक बिस्किट, गोल्ड के 2 बिस्किट, गोल्ड के 3 बिस्किट, तब आप उनकी काउंटिंग कर सकते हो। इसी तरीके से पैसा, पैसे की अगर आप यूनिट्स बना लेते हो, रुपीस बना लेते हो, तो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, लाख रुपया, 1000 रुपया, तब उन्हें काउंट कर सकते हो। लेकिन एज इट इज आप किसी मेटीरियलिस्टिक नाउन को, मेटीरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते हो। जितनी भी मेटीरियल नाउन्स हैं, चाहे घी है, सोना है, चांदी है, मनी है, इन सभी को अनकाउंटेबल नाउन्स माना गया है। तो अगर आपके पास द अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद में क्या आती है, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आती है, तो वर्ब कैसी इस्तेमाल करनी होगी दोस्तों, आपको वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम 27, पॉइंट नंबर 28, 28वां नियम क्या कहता है दोस्तों हमारे लिए, बोथ, सेवरल या वेरियस, ये जो शब्द हैं दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बोथ, सेवरल या वेरियस, इनको अगर आपने एज सब्जेक्ट इस्तेमाल किया तो इनके बाद में दोस्तों कैसी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे देयर आर 2 बॉयज इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। बोथ, सेवरल या वेरियस, ये जो शब्द हैं इनको अगर आपने एज सब्जेक्ट इस्तेमाल किया तो क्या होगा, देयर आर 2 बॉयज इन माई फ्लैट, मैंने अपना घर किराए पे दिया या अपना फ्लैट किराए पे दिया, उसमें 2 लड़के रहते हैं, और क्या होता है, एंड बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, दोनों ही बहुत बुद्धिमान हैं। दोस्तों देखिए, देयर आर 2 बॉयज इन माई फ्लैट, ये तो एक हिस्सा हो गया, एक सेंटेंस। दूसरा हिस्सा, बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, तो इस वाले हिस्से में बोथ जो शब्द है ये एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। सब्जेक्ट किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इन 2 लड़कों की तरफ। तो बोथ या सेवरल या वेरियस, इन शब्दों को अगर आप एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में तो इनके बाद में वर्ब कैसी लेनी पड़ेगी आपको, प्लूरल वर्ब लेनी पड़ेगी दोस्तों। देयर आर 2 बॉयज इन माई फ्लैट, देयर आर मैनी बॉयज इन माई फ्लैट एंड सेवरल ऑफ देम आर वेरी इंटेलिजेंट, उनमें से कई सारे, सेवरल ऑफ देम, उनमें से कई सारे, आर वेरी इंटेलिजेंट, इज नहीं लगेगा, आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरियस ऑफ देम आर वेरी इंटेलिजेंट, उनमें से कई सारे।
तो बोथ, वेरियस या सेवरल जब कभी आप एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट यहां पर हर नियम में यह है कि इन शब्दों के जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, इनको अगर आपने एज सब्जेक्ट इस्तेमाल किया तब वर्ब कैसी आएगी दोस्तों। सेंटेंसेस का इस पूरे चैप्टर का जो गोल्डन नियम है वो यही कहता है कि द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट। वर्ब कभी भी दाएं बाएं नहीं देखेगी। वर्ब ये कहती है कि भैया सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है मुझे तो ये बता दो। सब्जेक्ट आपको पहचानना है। आप ये मत सोचिए कि सर आगे क्या आ रहा है पीछे क्या आ रहा है, नहीं, असल सब्जेक्ट कौन है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, राइट। आपको दाएं बाएं नहीं देखना है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है कि सर इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया अब इसमें वर्ब का हम क्या नियम लगाएं। आप केवल ये देखिए कि सेंटेंस में एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है। एक्चुअल सब्जेक्ट, कई बार ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस में आपको दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट दिखेंगे जो हिडन होते हैं, जो सूडो होते हैं, यानी कि देखने के और वास्तविकता और। आपको वर्ब लगानी है एज पर द रियल सब्जेक्ट, असल सब्जेक्ट के अनुसार, राइट। तो बोथ क्या के लिए वर्ब कैसी लगेगी दोस्तों, प्लूरल वर्ब लगेगी। बोथ या सेवरल या वेरियस, इन शब्दों का आप जब कभी एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब कैसी लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। अच्छा, इसके साथ में एक नियम और सीख लीजिए कि अगर आपने पॉइंट नंबर 29 बोथ या सेवरल या वेरियस के बाद में आपने किसी प्लूरल नाउन का इस्तेमाल कर लिया, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल कर लिया, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का ही यूज करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं बोथ के बाद में नाउन कोई नहीं है। अच्छा, एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें बोथ या सेवरल या वेरियस के बाद में नाउन का इस्तेमाल हो जाए, जैसे बोथ गर्ल्स हैव फेल्ड इन द एग्जाम। चलो फेल नहीं है, अच्छी बात कही जाए, पास्ड द एग्जाम। बोथ गर्ल्स हैव पास्ड द एग्जाम, कि दोनों लड़कियों ने एग्जाम पास कर लिया है। बोथ गर्ल्स, अब देखिए बोथ के बाद में आपको कैसी नाउन मिल रही है, प्लूरल नाउन मिल रही है। तो बोथ या वेरियस या सेवरल के बाद में अगर आपको प्लूरल नाउन मिलती है तब भी दोस्तों वर्ब कैसी लेनी पड़ेगी, आपको प्लूरल वर्ब लेनी पड़ेगी। आपको वर्ब कैसी लेनी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब लेनी पड़ेगी। इसी तरीके जैसे सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, वेरियस स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सेवरल ऑफ देम सेवरल पीपल हैव डाइड। तो जब कभी आप सेवरल या वेरियस या बोथ के आगे प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब भी कैसी आएगी सर, प्लूरल ही आएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 30वां पॉइंट क्या कहता है। अब बात करते हैं कि बोथ ऑफ या सेवरल ऑफ या वेरियस ऑफ, इन शब्दों का अगर इस्तेमाल हो और उसके आगे आपको प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन मिल जाए और इनको आप एज सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं सेंटेंस में, तो दोस्तों वर्ब कैसी आएगी, वर्ब तब भी प्लूरल ही आएगी। बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ या वेरियस ऑफ, इन शब्दों को अगर आप सेंटेंस में एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और इन शब्दों के बाद में आपको प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन मिल जाए, जैसे बोथ ऑफ देम हैव अराइव्ड, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हैं बोथ ऑफ देम प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल हुई, यहां पर स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन इस्तेमाल हुई, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। तो बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, इनके बाद में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल हो और सेंटेंस में एज सब्जेक्ट काम कर रहे हैं तो दोस्तों वर्ब कैसी आएगी, वर्ब सर अब भी प्लूरल ही आएगी। तो बोथ, सेवरल और वेरियस के आपने 3 नियम पढ़े, तीनों में एक ही सिमिलैरिटी कि वर्ब हमेशा प्लूरल ही आती है इनके साथ में, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों इसी तरीके से ये छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन इन नियमों का आपको ध्यान रखना है।
राइट। पॉइंट नंबर 31, 31वां पॉइंट हमारे लिए क्या कहता है दोस्तों? अब बात करते हैं फ्यू की। फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, इन शब्दों के साथ में अगर आप प्लूरल नाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, इन शब्दों के साथ में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। दोस्तों ये ऑफ का क्या चक्कर है? जब कभी आप किसी शब्द के साथ में, किसी भी प्रोनाउन के साथ में जब आप ऑफ का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके आगे फिर आपको कोई ना कोई नाउन जरूर लेनी पड़ती है, राइट। तो हमने ये सीखना है कि जब आप फ्यू, ए फ्यू या वेरी फ्यू का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में एज सब्जेक्ट, तो इसके बाद में दोस्तों प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होना है, प्लूरल नाउन ही आप यूज करेंगे। जैसे मैनी वर पनिश्ड बट ए फ्यू वर गिल्टी, फ्यू कॉमा ए फ्यू, ध्यान दीजिएगा, मैनी वर, मैनी वर अरेस्टेड, कि कई सारे लोग अरेस्ट हुए, बट फ्यू वर कन्विक्टेड, कि कुछ का ही दोष साबित हो पाया। मैनी वर अरेस्टेड, कि कई सारे लोग अरेस्ट हुए, मैनी वर अरेस्टेड बट ए फ्यू वर गिल्टी। ए फ्यू कह लीजिए, फ्यू कह लीजिए, या फिर वेरी फ्यू कह लीजिए, सबका एक ही अर्थ है, राइट। इनमें से आप कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। सर कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए मतलब क्या ये तीनों बराबर हैं? नहीं, तीनों बराबर नहीं है, तीनों का अपना अपना स्पेसिफिक अर्थ है। वो अंतर क्या है वो इस सेंटेंस के बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये जान लीजिए कि अगर आप फ्यू, ए फ्यू या वेरी फ्यू का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ में आपको वर्ब दोस्तों कैसी लेनी पड़ेगी? वर्ब आपको प्लूरल लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से जैसे वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस, कि कम ही लड़कियां इस क्लास में मेहनती हैं। वेरी फ्यू गर्ल्स इन दिस क्लास आर लेबोरियस, लेबोरियस मतलब मेहनती हैं, आर लेबोरियस, राइट। तो वेरी फ्यू का जब कभी आप इस्तेमाल करते हैं, वेरी फ्यू के बाद में ध्यान दीजिएगा प्लूरल नाउन का भी इस्तेमाल होना है, ठीक है, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होना है। अच्छा सर आप ऑफ की भी बात कर रहे थे, हाँ तो लीजिए ना ऑफ की भी बात कर लेते हैं। वेरी फ्यू ऑफ देम, ऑफ जब कभी लगेगा तो उसके बाद में दोस्तों प्रोनाउन का इस्तेमाल होना है। प्रोनाउन भी आ सकती है, नाउन भी आ सकती है। वेरी फ्यू, अगर आप ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बाद में नाउन या प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑफ का इस्तेमाल कर लिया इन प्रोनाउंस के बाद में तो फिर आपको दोबारा से या तो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑफ अकेले नहीं आएगा, ऑफ आएगा तो उसके बाद में फिर से कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर होनी चाहिए। वेरी फ्यू ऑफ देम आर इंटरेस्टेड in this project, very few of them are present today, very few of the students have applied for this job। तो जब कभी आप फ्यू, वेरी फ्यू, ए फ्यू का इस्तेमाल करते हैं और ऑफ लगा देते हैं तो उसके बाद में आपको नाउन या प्रोनाउन प्लूरल वाली लेनी ही पड़ेगी। और वर्ब कैसी आएगी? वर्ब तो दोस्तों इनके साथ में प्लूरल ही आती है, राइट। अब बात करते हैं डिफरेंस की, जो मैं आपसे कह रहा था कि सर इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आइए समझते हैं। तीनों अलग अलग चीजें हैं, फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू। फ्यू जो वर्ड है दोस्तों इसका मतलब होता है थोड़ा, बेस जो अर्थ है वो है थोड़ा, कम, लिटिल, थोड़ा सा, राइट। अब इन तीनों शब्दों में दोस्तों अंतर क्या होता है? फ्यू का अर्थ होता है नेग्लिजिबल, यानी कि इतना कम जिसको कि आप दरकिनार कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि भैया इतना कम है कि यार इसकी तो बात ना ही करी जाए तो ठीक है। इतना कम, नेग्लिजिबल, कि जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकें। और ये नंबर बताता है, जैसे आई हैव रेड फ्यू बुक्स,
आई हैव रेड फ्यू बुक्स, यानी कि मैंने इतनी थोड़ी किताबें पढ़ी हैं कि ना के बराबर, कि जी मुश्किल से कोई किताब पढ़ी है। आई हैव रेड फ्यू बुक्स का क्या मतलब होगा? फ्यू। आई हैव रेड फ्यू बुक्स, सॉरी गलती हो गई, आई हैव रेड फ्यू बुक्स, यानी कि नेग्लिजिबल बुक्स, ना के बराबर, कोई मुश्किल से, इतनी थोड़ी, गिनती ही नहीं है उनकी, इतनी थोड़ी किताबें पढ़ी हैं मैंने कि वो ना के बराबर हैं। तो फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल या फिर ना के बराबर। नेक्स्ट वर्ड ए फ्यू का मतलब क्या है सर? ए फ्यू का मतलब है थोड़ा सा, थोड़ा सा, कुछ, राइट। और इसका पॉजिटिव मीनिंग निकलता है कि जी वो ना के बराबर तो नहीं है लेकिन कुछ है, थोड़ा सा। आई हैव रेड, आई हैव रेड ए फ्यू बुक्स। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग इंग्लिश कई कई साल पढ़ रहे होते हैं लेकिन उसके बाद भी ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता है फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू का। और इसके बाद में इसका जो कजन भाई है उसके बारे में बताऊंगा, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल के बारे में। अभी पहले ये सीख लीजिए। सॉरी। तो फ्यू का आपने मतलब समझ लिया। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव मीनिंग होता है कि इतनी कम जो कि ना के बराबर है। ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ी है लेकिन पॉजिटिव मीनिंग निकलता है, कुछ हैं, थोड़ी हैं लेकिन हैं जरूर, कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। अच्छा, दी फ्यू का मतलब क्या होगा सर? दी फ्यू का मतलब होता है कि जितनी भी हैं वो सारी की सारी, तमाम, जितनी भी हैं वो सारी की सारी तमाम। जैसे आई हैव रेड फ्यू बुक्स, या आई हैव रेड सम बुक्स, द फ्यू ऑफ देम वर वेरी गुड। या फिर इस तरीके से कह लीजिए कि आई हैव रेड द फ्यू बुक्स विच वर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। आई हैव रेड, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स वी हैड इन द लाइब्रेरी, वी हैड इन दी लाइब्रेरी। यानी कि लाइब्रेरी में जितनी मौजूद थी, जितनी अवेलेबल थी, वो सारी की सारी तमाम, यानी कि जितनी भी लाइब्रेरी में किताबें थोड़ी बहुत थी, 10 या 12 या 15, थोड़ी सी, वो सारी की सारी मैंने पढ़ ली। तो अब दोस्तों डिफरेंस समझ में आया फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू का। फ्यू का मतलब है ना के बराबर, नेगेटिव मीनिंग। आई हैव रेड फ्यू बुक्स, यानी कि मैंने ना के बराबर किताब पढ़ी है। ए फ्यू का मतलब है पॉजिटिव मीनिंग, थोड़ी सी। आई हैव रेड ए फ्यू बुक्स, यानी कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, थोड़ी सी किताबें। दी फ्यू का मतलब है जितनी भी मौजूद थी वो सारी की सारी तमाम। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स विच वर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में जितनी मौजूद थी वो सारी की सारी तमाम पढ़ी हैं, लेकिन वो संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, वो संख्या थोड़ी सी ही है। तो बेसिक क्या सिमिलैरिटी है कि ये सारी के सारे कम सेंस में इस्तेमाल होते हैं जब थोड़े की बात करी जाती है, राइट। अच्छा, ये तो होती है गिनती वाली, यानी कि यहां पर आप काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं किताबों की। काउंटेबल चीजों के लिए क्या इस्तेमाल करते हो आप? फ्यू का इस्तेमाल करते हो। अनकाउंटेबल अगर चीजें हैं तो उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप? लिटिल इस्तेमाल करते हैं। लिटिल मनी, ए लिटिल मनी, दी लिटिल मनी, सेम इसी तरीके से चलता है। लिटिल मनी यानी कि ना के बराबर पैसा। ए लिटिल मनी, ए लिटिल मनी का मतलब है कि थोड़ा सा है पर है जरूर। और दी लिटिल मनी का मतलब कि जितना भी है वो सारा का सारा तमाम। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, कि मेरे पास जितना भी था वो सारा का सारा मैंने खर्च कर दिया। आई हैव लिटिल मनी यानी कि मेरे पास ना के बराबर पैसा है। आई हैव अ लिटिल मनी, इसका मतलब मेरे पास पैसा तो है लेकिन थोड़ा सा है। इसी तरीके से सेम चलता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी ये। और अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक करने में कोताही मत बरतिएगा। पॉइंट नंबर 32, 32वां पॉइंट दोस्तों हमारे लिए क्या कहता है? अब बात कर लेते हैं नन की। नन एक प्रोनाउन आपने अक्सर सुनी होगी। नन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में? नन या नन ऑफ, इसके साथ में आप अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसे अगर आपने सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया तो इसके साथ में दोस्तों सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। सिंगुलर, एक वचन का ही आप इस्तेमाल करते हैं नन जब कभी इस्तेमाल करोगे। जैसे नन हैज अराइव्ड येट, नन हैज अराइव्ड येट।
आप किसी शादी में गए और वहां पूछा कि भाई हमारे यार दोस्त कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि जी अब तक कोई नहीं आया। नन हैज अराइव्ड येट, कि अभी तक कोई नहीं आया। नन हैव गलत हो जाएगा, नन के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना होता है। नन हैज अराइव्ड येट, राइट। इसी तरीके से नन ऑफ दिस मनी इज योर्स, नन ऑफ दिस मनी, कि इस पैसे में से कुछ भी नहीं तुम्हारा है। नन ऑफ दिस मनी इज योर्स, तुम्हारा इसमें से कुछ भी नहीं है। इज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। केवल आप नन का इस्तेमाल कर लीजिए या नन ऑफ का इस्तेमाल कर लीजिए। नन ऑफ, ऑफ वाला वही सेम नियम चलेगा कि जैसे ही आप ऑफ का इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद में आपको या तो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, ये तो सर नाउन का इस्तेमाल कर लिया, अब प्रोनाउन भी देख लीजिए। नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट, कि उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा अब तक। नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट। तो देख लीजिए, नन के साथ में जब कभी भी आप इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही प्रयोग करना है आपको। इस बात का दोस्तों बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे अक्सर इस चीज को गलत कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई नन जो है वो किस सेंस में इस्तेमाल होता है। नन का मतलब होता है कि जितने भी लोग सब्जेक्ट हैं, मतलब जिनके बारे में बात की जा रही है, उनमें से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नन, नन कब इस्तेमाल करना है कि जितने लोग आपके सामने हैं, जिनके बारे में कोई बात की जा रही है, उनमें से कोई भी नहीं, राइट। और ये नेगेटिव वर्ड होता है, और इसके साथ में ये ध्यान रखना है कि दोबारा से कोई नेगेटिव वर्ड जैसे नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं हो। नन हैज नॉट अराइव्ड येट, अगर हम इसी सेंटेंस में ये कह दें कि नन ऑफ देम, या नन, ऊपर वाला सेंटेंस देखिएगा, नन हैज अराइव्ड येट का मतलब ये है कि कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं, तो अपने आप में ये नेगेटिव चीज बता रहा है ना। अब अगर मैं ये कह दूं कि नन हैज नॉट अराइव्ड, नन हैज नॉट अराइव्ड, अब क्या होगा? अब तो सर ये अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि इसका खुद का ही मतलब था कोई नहीं, अब तक नहीं पहुंचा है। तो सेंटेंस में दो बार नहीं आ गया ना, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? एफर्मेटिव बन जाएगा। वो तो नहीं बनाना है आपको, आपको तो ये कहना है ना कि भैया अब तक कोई नहीं आया। तो इसीलिए नन जब कभी इस्तेमाल हो तो उसके साथ में आप दोबारा से कोई नेगेटिव वर्ड नॉट या नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नन अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, सफिशिएंट है, दोबारा से नॉट का इस्तेमाल मत कीजिएगा, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं ऑल की। नन का इस्तेमाल आपने सीख लिया, अब बात करते हैं नेक्स्ट 33 ऑल के बारे में। ऑल किस तरीके से इस्तेमाल होगा? दोस्तों, ऑल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत सारे सेंटेंसेस में आपने इसका यूज देखा होगा, जिसका अर्थ क्या होता है? ऑल हम सभी जानते हैं, सब कुछ, सारा कुछ, एवरीथिंग। तो ऑल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एवरीथिंग, यानी सब कुछ। अगर कहीं सेंटेंस में आपको बताना हो तो वहां पर आप ऑल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 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 ऑल का मतलब तो सब कुछ है, लेकिन इसे सिंगुलर माना गया है। और इसके साथ में आपको वर्ब कैसी इस्तेमाल करनी होगी? सर, जब सिंगुलर माना गया है तो सिंगुलर ही ना इस्तेमाल कीजिएगा। यस, ऑल जब कभी आप इस्तेमाल करते हैं एज सब्जेक्ट, ये ध्यान देना है कि एज सब्जेक्ट अगर आपने ऑल को इस्तेमाल किया है तो फिर वर्ब कैसी लेगा? ये सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे, अच्छा, इसमें ना दो चीजें दोस्तों, मतलब एवरीथिंग और एवरीबडी, ये दो सेंस में इस्तेमाल होता है। सब लोग और सब कुछ, ये यहां ध्यान दीजिएगा, सब कुछ, एवरीथिंग, और सब लोग या सभी लोग। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर आप ऑल का इस्तेमाल कर रहे हो एज एवरीथिंग यानी सब कुछ, तो ये सिंगुलर माना जाएगा और वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। ऑल इज फाइन। वो कौन सी एक फिल्म थी ना, 3 इडियट्स, सॉरी, हाँ, यस, 3 इडियट्स, तो उसमें वो डायलॉग था, ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन। दैट इज यानी सारी चीजें, सारी बातें, सारी
मतलब सब कुछ, सब कुछ, वो सब कुछ क्या है, ठीक है। तो अगर सब कुछ के सेंस में आप ऑल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या लेगा, सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर ही वर्ब लेगा। लेकिन अगर आप सारे लोगों के लिए कह रहे हो ऑल, मतलब लोगों के लिए अगर आप ऑल का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर ये दोस्तों प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ में वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। अगर हम ये कहें कहीं फंक्शन में पहुंच करके कि भाई कौन कौन आ गए, कि जी सभी लोग आ गए, तो ऑल हैव कम या ऑल आर प्रेजेंट, ऑल हैव कम या ऑल आर प्रेजेंट। जब लोगों के लिए बात की जाएगी, सभी लोग, तब दोस्तों ये प्लूरल बन जाता है ये शब्द, तब ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा और वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। अगर आप कह रहे हो सारी चीजों के बारे में, सब कुछ, कह देते हैं ना कि भाई कैसा चल रहा है, हाँ जी सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक, यानी कि इन टोटलिटी मेरा जीवन या मेरा जो आस पड़ोस है या मेरा वातावरण जो है वो सब कुछ ठीक ठाक है। तो सब कुछ के सेंस में सिंगुलर मान करके चलोगे, लोगों के लिए जब बात की जाएगी सब लोग, तब ये दोस्तों प्लूरल बन जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि सेंस कौन सा आ रहा है, लोगों का सेंस आ रहा है या चीजों का सेंस आ रहा है। सब चीज के बारे में बात की जा रही है तो सिंगुलर, सब लोगों के बारे में बात की जा रही है तो प्लूरल लेकर के चलना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम डिस्कस करना है। इंटरेस्टिंग लग रही होगी दोस्तों जानकारी। पॉइंट नंबर 34, ऑल के बाद बात करते हैं। ऑल के बाद दोस्तों वैसे ऑल इन ऑल यहां तक ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कहानी है। इसके बाद में हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस और टेस्ट एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। चलते चलते दोस्तों आप सभी के साथ में आज का जो जीएस का क्वेश्चन था इसको डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली अभी 8 अगस्त को दोस्तों हमारे पूरे भारतवर्ष ने क्या सेलिब्रेट किया है, अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट की 80 यानी 80th एनिवर्सरी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है, स्वाधीनता की लड़ाई है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों ये था कि किस शहर से इस मूवमेंट की कॉल दी गई थी, यानी कि इसका जो कहते थे ना आह्वान, इस आंदोलन के लिए आह्वान किस शहर से दिया गया था अनडिवाइडेड इंडिया में। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो कॉल थी, ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था 1942 में, राइट। तो 42 में दोस्तों देश का विभाजन तो हुआ नहीं था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर के ही इंडिया कहलाता था। तो किस शहर से इस मूवमेंट की कॉल दी गई थी? ऑप्शंस थे आपके सामने 4। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी मुंबई या फिर बॉम्बे उस जमाने में कहा जाता था, और ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई, या फिर जिस जमाने में उसको बॉम्बे भी कहा जाता था, राइट। तो दोस्तों दरअसल बैकग्राउंड ये था कि 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की जो वार्षिक सम्मेलन होता था, वो सम्मेलन दोस्तों मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन होता था, अधिवेशन बोला जाता था उसे, तो अधिवेशन उस साल 1942 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और वहीं पर महात्मा गांधी ने यह आह्वान किया कि भाई अब समय आ गया है कि अब हमें अंग्रेजों से सीधा सीधा मुकाबला करना है, कि भैया अब तुम जो है भारत को छोड़ दो, अब हम काफ़ी मतलब सहन कर चुके हैं, लेकिन इससे आगे हम नहीं सहन करेंगे। तो अब क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन उस शहर में चल रहा था, तो वहीं से पूरे देश को समाचार दिया गया कि जी अब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया है, लॉन्च कर दिया है। और ये समाचार जो है पूरे देश में आग की तरह फैला, जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह जुलूस, जगह जगह रैलियां स्टार्ट हो गई थी। तो ऑफिशियली अगर ये कहा जाए कि भाई किस शहर से ये आंदोलन शुरू हुआ, तो ये आंदोलन दोस्तों मुंबई से स्टार्ट हुआ था, राइट। तो ये जानकारी आपको दोस्तों पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन यानी क्योंकि ये 8 अगस्त के दिन ये प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था कि भाई किसी व्यक्ति ने बोला और वही चीज़ जो है लागू हो गई।
कोई प्रस्ताव रखा जाता था कि भाई हम जो है अब ये वाला आंदोलन शुरू करेंगे, तो उस प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग होती थी, वो प्रस्ताव पास होता था और तब वो चीज़ बाहर आम जनमानस में जाती थी। तो 8 अगस्त के दिन ये प्रस्ताव पास हुआ कि भाई अब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जाएगा। तो इसीलिए 8 अगस्त वाले दिन को कोमेमोरेट करने के लिए, याद रखने के लिए क्या नाम दिया गया? अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, क्विट इंडिया मूवमेंट डे कह देते हैं या अगस्त क्रांति दिवस कहा जाता है। 8 अगस्त का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1942 को ये सारा वाकया हुआ था। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर और जीएस की निःशुल्क और ये इंटरेस्टिंग जानकारी मुहैया करवाई जा सके। इसी के साथ दोस्तों ये है वीडियो का अंत। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।